नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और आप देखना शुरू कर सकते हैं सरवेन जी का वीकली शो, जिसमें हम लोग चार्ट के जरिए मार्केट को अगले हफ्ते या अगले कई दिनों तक, कई महीनों तक कैसा रह सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। पिछला हफ्ता बहुत छोटा था, दिवाली थी और सब कुछ था। आखिरी के 2 दिन जो ट्रेडिंग के थे, थर्सडे और फ्राइडे, वो काफी उठा-पटक वाले थे। उम्मीदों से बिल्कुल उलट ट्रेड हुआ। उसके बाद चार्ट अब क्या संकेत दे रहा है, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सरवेन जी के पास। सरवेन जी, जो बहुत बहुत तस्वीर नमस्कार मार्केट नीरज। की बनती हुई दिख रही है, वो जी बड़ी विचित्र सी है। मतलब समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी-अच्छी खबरें आई और जी मार्केट ने बिल्कुल वेलकम नहीं किया। मतलब एक दिन तो बिल्कुल जितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद वो सब खत्म, पानी फेर दिया। दूसरे दिन भी उम्मीद थी तो वो तो नेगेटिव चला गया, बहुत बुरी तरीके से पिट गया मार्केट अक्रॉस द बोर्ड। तो जी अब ये जो कुछ भी हुआ, इसको चार्ट के जरिए आप हमें समझाइए कि क्या हुआ है दरअसल। जी बिल्कुल। देखिए, ट्रंकेटेड वीक रहा थोड़ा सा, और एक सेशन थोड़ा, आप देखिए वो दो एक घंटे का ही था हमारा मुहूर्त वाला, और एक दिन बाजार बंद था। तो थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है, तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से आप इस वीक को देखना चाहेंगे। बट ये जैसे आपने बोला, जिस तरह का एक्साइटमेंट और जिस तरह का सेटअप दिवाली के पहले बन गया था, और जिस तरह से लोग बात कर रहे थे कि भाई सिंगापुर निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, सॉरी, 300 पॉइंट ऊपर है और उस तरह की ओपनिंग होगी और बाजार कहीं वहां से रैली कर जाएगा। तो वो जो बुलिश गैप हमने बनाया, उसको हम बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ये तो फैक्ट है कि आप उस बुलिश गैप को बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जो एक बुलिश मोमेंटम आप इकट्ठा कर सकते थे, वो हुआ नहीं, किन्हीं कारणों से। अब उन कारणों के तो ऊपर चर्चाएं बहुत होंगी और वो डिबेटेबल टॉपिक है, बट प्राइस अपनी एक जो कहानी बोलता है, उस हिसाब से ये वीकली क्लोज तो मुझे बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगा, या उतना अच्छा नहीं बना जितना बन सकता है। और एक शैडो, अगर आप देखें वीकली कैंडल में, आज मैं इसलिए सारे वीकलीज लाया हूं, एक बहुत ही वीक ट्रेडिंग रेंज, मतलब जहां आप हफ्ते के खुले थे, मोटा हम्म। मोटी आप वहीं पे बंद हो गए। एक एक निफ्टी के केस में आप समझ लीजिए ना, पिछले क्लोज से, कैंडल के क्लोज में तो आप एग्जैक्टली वहीं बंद हो गए, कोई रियल बॉडी बनी नहीं। पिछले क्लोज से आप थोड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर रह गए निफ्टी के केस में। तो यहाँ पे एक क्लियर कट ये लगा कि जितना रुझान और जितना सेंटिमेंट बना, वो कैपिटलाइज नहीं हो पाया। 26 हफ्ते की रेंज का ब्रेकआउट है लाइन ऑफ कंट्रोल से, इसमें डाउट नहीं है। अभी आप उसके ऊपर हैं, तो हम्म। 25,500, 25,600 के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जहां से ये ब्रेकआउट हुआ। तो थॉट आप यही लेके चलेंगे कि भाई ये गया वाला वीक आपका, अभी ये फ्राइडे का फिल्टर वीक था, इसने कुछ कमाल किया नहीं है। तो अब बात यही हो जाती है कि जो लास्ट हफ्ते बोला कि स्टोरी कहीं अगले हफ्ते के लिए ढलक गई है, और अगले हफ्ते के लिए आपको क्लैरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस ब्रेकआउट को अभी बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि इसको बहुत ज्यादा आप दरनिकार भी नहीं कर सकते, ना ही इसको आप बहुत ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। 50-50 वाले सिनेरियो पे ये ब्रेकआउट लाके खड़ा हो गया। कारण खाली यही है कि वीकली क्लोज में मजा नहीं आया, ये एक फैक्ट है मेरे लिए। तो वो अब देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या होता है। तो अब जो ये चार्ट आपके सामने तस्वीर है, वाकई मतलब लास्ट वीक तो जैसा लगा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जहां थे वहीं पे खड़े हुए हैं और सारी जी होप और उम्मीदें निकल गई हैं। तो जी अब जो ये तस्वीर बन रही है निफ्टी में, हमें ध्यान है कि हम लोगों ने दिवाली से पहले एक छोटा सेगमेंट किया था कि केवल 2 दिन के लिए चार्ट में जो बनेगा उससे क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो वहां जी से अभी देखें तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जी लेकिन अब जो चार्ट बन रहा है, क्या ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से आगे न्यू हाई बन सकता है, या उसने अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ने की कोशिश की और उसमें नाकाम हुआ? देखिए, ये वर्डिक्ट देना, जैसे मैंने बोला, नो डाउट लाइन ऑफ कंट्रोल का ब्रेकआउट है, रेंज का ब्रेकआउट है। 1000-1200 पॉइंट की रेंज थी। अब देखने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि हायर टॉप हायर बॉटम जो देख रहे होंगे, वो देखेंगे 25,350 वाला है। वो लोग बोलेंगे कि वहां से ब्रेकआउट आप लेके चलिए। तो एक निफ्टी स्पॉट के लिए आपको लेवल वीकली हाई पे दिखेगा 25,448 का, तो तकरीबन वही 25,450 का। आप वहां से अगर आप ब्रेकआउट इसको लेके चलेंगे, तो 1000 पॉइंट तकरीबन 26,300 पे अगर आप देखें, मैं तो वही मान के चल रहा हूं कि रेंज बनी थी 24,300, 25,300, एक आध बार उसके ऊपर नीचे रहा था 100 पॉइंट। तो वो 1000 पॉइंट के हिसाब से एक बेसिक रेंज का तो टारगेट वो गैप अप में आ गया। अब वो तो बात वही है कि वो किसी के स्वाद मुंह में लगा नहीं, क्योंकि वो एक घंटे के सेशन में वो गया 26,300 और कुछ खास कोई कुछ कर नहीं पाया। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट बुक कर पाएगा एक घंटे में, या ही तो कोई बड़ी पोजीशन बना पाएगा। तो उस एंगल से, जैसे मैंने बोला ना कि
यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तो डेफिनेटली है, और एक गैप अप में 300 पॉइंट होने की वजह से ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो टारगेट आ गए, बट आई थिंक क्लियर वर्डिक्ट नहीं है और अगला हफ्ता वेट करना पड़ेगा। रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से अगर मैं पकड़ के चलूं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि 26,300 26,500 वाली रेंज है। दोबारा एक बार रीअटेम्प्ट हो सकती है अगले हफ्ते में, वही सबसे बड़ा संकेत होगा, और वहां पे अब दोबारा आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये है कि अब आपका, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि 25,300 के नीचे आपको एक डेफिनेटली आपका एक, अगर आप लॉन्ग गए हैं इस ब्रेकआउट में तो 25,300 25,500 वाली जो रेंज है वो आपकी एक सपोर्ट रेंज है। उसके नीचे बाजार किसी भी कारणों से फिसलना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा फिर वीक हैंड्स में चला जाएगा और आप लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे आ जाओगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन मुझे लगता है इस समय 25,300 के आसपास ही है। उसके अगर आप नीचे चले गए तो आप बुल्स अपना ये जो क्या बोलते हैं आप, ये जो बुल्स को जो एक अपर हैंड मिला है या बुल्स को जो एक मौका मिला है वो खो देंगे। तो वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो वर्डिक्ट इस हफ्ते में लेना चाहिए। मंडे ट्यूसडे बहुत क्रूशियल है। फॉलो थ्रू अगर आ गए ऊपर के, बहुत अच्छी बात है। 26,500 26,600 के टारगेट्स नए हाई की तरफ हम डेफिनेटली अग्रसर हो सकते हैं एक बार, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं हुआ तो आई थिंक ये वीकनेस यहीं से गहरा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते बुल्स एंड बियर्स की तगड़ी जंग होने वाली है। जंग तो देखिए नीरज जी चल ही रही है, बुल्स बेयर्स की हर सेगमेंट में चल रही है। कोई भी आप सेगमेंट उठा के देखिए, कमोडिटीज, इक्विटीज, बॉन्ड्स, कहीं पे भी देखिए जंग तो लाइन डेफिनेटली फॉर कंट्रोल जंग तो चल रही है। एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मार्कर्स पे, एक लाइन ऑफ कंट्रोल्स पे आप ग्लोबल मार्केट भी देख लीजिए, चाहे आप जैसे मैंने बोला बॉन्ड्स, इक्विटीज और कमोडिटीज, सब में वैसे ही फाइट चल रही है। बुल्स एंड बेयर्स चाहते हैं कि बाजार को कंट्रोल ले जाएं, कर लें, और अगला 6-12 महीने यहां से निकल के आएगा सब जगह पे। तो जैसे मैंने बोला अगेन अगेन, पहले भी मैंने एक बार ये बोला कि भाई नेक्स्ट 10-15 दिन आप फिर छुट्टी नहीं ले पाएंगे। मेरे केस में मुझे लगता है कि 10 एक दिन बड़ा क्रूशियल है मीडियम से लॉन्ग टर्म करवट के लिए। करवट दोनों तरफ हो सकती है, नो डाउट, बट आई थिंक मैं वो ब्रिज नेक्स्ट वीक क्रॉस करना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक्चर मेरे हिसाब से अभी भी क्लियर नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में भाई एक ब्रेकआउट बन सकता है और रेंज ऊपर की तरफ खिसक गई है। और जंग में इसलिए कर रहा था कि लगातार ये लोग छुट्टी में चले गए दिवाली में, इसीलिए जंग थोड़ी ढीली पड़ गई अपनी, वरना तो निपटा ही देते हम लोग, क्योंकि बार जी बार वो कोशिश उसने की लेकिन बेचारे को नीचे सपोर्ट नहीं मिला। और अगले हफ्ते फुल वीक रहेगा तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब ये जो दूसरा चार्ट है निफ्टी 500 का, जो ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखाता है पूरे मार्केट की, इसमें ज्यादा बड़े रेंज हमें दिखती है, इसमें भी क्या सेम पैटर्न है कि यहाँ भी ऊपर की तरफ रेंज टूटी है? लाइन ऑफ कंट्रोल से डेफिनेटली बाहर निकला। इसके लिए वो लेवल जो 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 निफ्टी के लिए 25,300 था, इसके लिए तकरीबन वो 23,300 23,400 का लेवल्स आप मान के चल सकते हैं। 23,500 चाहिए, राउंड फिगर रखना है तो आप रखिए। उन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं। अभी आप वहां से 150-200 पॉइंट आप ऊपर हैं, तो इतना शानदार जितना ये ब्रेकआउट हो सकता था वॉल्यूम के साथ, उतना शानदार ये ब्रेकआउट नहीं है। जितनी अच्छी न्यूज आई थी, जितना अच्छा सेंटिमेंट बिल्ड हुआ था दिवाली को लेके और सब कुछ को, फेस्टिविटीज को लेके, उस एंगल से मैं बोलूंगा यहाँ पे भी मैं इस वीकली क्लोज से डिसअपॉइंटेड हूं। ये वीकली एक वीक कैंडल है, फिलहाल ट्रंकेटेड है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि आई विल टेक इट अप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट वैसे अगर आप अमूमन इसको देखें, ये काफी वीक और बेरिश कैंडल है, जिसको हम एक शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो आई थिंक निफ्टी में भी तकरीबन वही सेटअप है, और यहाँ पे भी जो कैंडल्स है वो थोड़ी सी वीक बनी है। 3.5 दिन हुए ट्रेड के, पूरे 5 दिन नहीं हुए, इसलिए आप इसको अगले हफ्ते देख लीजिए इसको भी कि क्या हो रहा है। यहाँ पे भी रूल वही रहेगा कि किन्हीं भी कारणों से आपको 23,300 के नीचे अब यहाँ नहीं जाना है। तो 23,680 तकरीबन हमारा बंद है। तो अनदर ये आपको एक 300 350 पॉइंट, 1-1.25 का आपका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोबारा नीचे फिसल जाएगा, और वो मेरे हिसाब से काफी एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है टेक्निकली स्पीकिंग। तो अगर आप बुल हैं तो आपको ये देखना है कि निफ्टी 25,300 के नीचे क्लोज नहीं करे अगले हफ्ते, और निफ्टी 500 23,300 के नीचे क्लोज नहीं करे अगले हफ्ते। ओके, तो क्लोज पे ध्यान रखना, क्लोजिंग बेसिस पे सही होता है। जी लेकिन एक जो ये सेक्टर था आईटी वाला, जी इसमें हमने देखा कि कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए और आईटी सेक्टर चला भी एक्चुअली, दिवाली से पहले जी वाले वीक में अच्छी इसने गेन्स हासिल की, कंपनियों में थोड़ा मूवमेंट दिखा, बीच बीच में जैसे रिजल्ट आते रहे। कोफोर्ज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, देखते कैसा दर्शन करता मंडे को। क्या इसमें लगता है कि एक ज्यादा बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है चार्ट में? देखिए अंडर परफॉर्मिंग था ये काफी दिन तक, और जब बाजार में कभी कभी, और है ये डिफेंसिव, मेरे लिए ऐसा ऐसे डिफेंसिव प्ले है।
बाजार में किन्हीं कारणों से ये वीकनेस दिख रही है कि भाई ब्रेकआउट हुआ और फिजल आउट हो गया। अब दिवाली के टाइम पे इसको बोलूं तो फुस्की बम, ये वीकली कैंडल को आप फुस्की बम भी बोल सकते हो मेरे हिसाब से। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 के लिए ये अभी थॉट आया दिमाग में कि ये फुस्की बम वाली कैंडल बनी। बट निफ्टी आईटी की कैंडल काफी स्ट्रांग बनी है क्योंकि इसने अपने पिछले 2 हफ्ते पहले के स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो 2 कैंडल पहले के अगर आप हाई देखेंगे तो तकरीबन आई थिंक 35,800 के आसपास हमारा हाई था, और इस वीक में हम 35,800 35,900 के ऊपर बंद हुए। तो आई थिंक यहाँ पे क्योंकि एक वीकली नया हाई हमने रख दिया, हायर टॉप हायर बॉटम जैसा सिनेरियो हमने यहाँ रख दिया है, आई थिंक विद इन द स्पेस वीकली सेटअप में, क्योंकि हम चार्ट आज वीकली लेके आए, वीकली नया स्विंग हाई रखने वाला आई थिंक ये सेक्टर रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से बेटर लग रहा है। क्योंकि वैसे भी 46,000 47,000 वाला इंडेक्स आपको अभी भी 35,600 सॉरी 36,000 के आसपास मिल रहा है, 35,900 के आसपास। तो आप यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मैंने खाली इसको पिक करने का कारण यही है, 2 चीजें। एक तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ऊपर से अभी भी तकरीबन 20% नीचे चीजें आपको मिल रही हैं इंडेक्स वाइज। और इस वीक में जहां बाकी सब जगह एक फुस्की बम बना है, इसका कैंडल में एक हाई टॉप बना है और पिछले वीकली स्विंग हाई के ऊपर बंद आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि 700-800 पॉइंट की बढ़त यहाँ पे और इस इंडेक्स में आ सकती है। तो आपको टुवर्ड्स 36,700 36,800 की तरफ आपको ये इंडेक्स कहीं जा सकता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 3-4-5% का एक उछाल अगले हफ्ते का बाकी है। उससे ये भी हो जाएगा कि आप 3700 के लेवल वाला हाई भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो मेरे ख्याल से आई थिंक सितंबर का 15 सितंबर वाला जो वीक था उसका हाई था तकरीबन 37,000। तो आई थिंक नेक्स्ट हफ्ते में वो लेवल टेस्ट होने चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से उसके ऊपर ब्रेकआउट आए तो आप ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर होंगे और उसके बाद उसके ऊपर होंगे और आपका वो ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो ये सेक्टर डेफिनेटली इसका कलर बहुत फास्ट चेंज हो सकता है और डार्लिंग सेक्टर रहा है पहले, और हर आदमी जो बार्गेन हंटिंग कर रहा है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख रहा है, मुझे लगता है उसको ये सेक्टर जरूर पसंद आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाली पर्पल लाइन है, इसको आप करेंगे तोड़ देगा? अगले हफ्ते वो डिसाइड हो जाएगा। इस वीकली कैंडल में वहां तक जाने का जुगाड़ आपने बना लिया है, आपने 36,700 37,000 की तरफ जाने का जुगाड़ इस वीकली हायर क्लोज से बना लिया है, ऐसा मेरा मानना है। फाइनली जैसे मैंने बोला, विल क्रॉस द ब्रिज वंस दिस हैपेंस। पर्पल लाइन के बाहर अगर आप चले गए तो ये हो जाएगा कि आप 15-20 हफ्तों की रेंज का ब्रेकआउट कर चुके होंगे, और उस केस में ऊपर के और टारगेट्स आपके स्टेप वाइज खुलेंगे, चाहे मतलब तकरीबन 38,500 39,000 तक भी आपके टारगेट्स यहाँ पे खुल सकते हैं। बट वो कॉल मैं अगले हफ्ते लूंगा। फिलहाल मुझे लगता है 36,700 से 37,000 तक जाने का जुगाड़ इस वीक की कैंडल ने कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहले 2 चार्ट हैं 500 के और निफ्टी 50 के, वहां पे जंग होगी और यहाँ पे आईटी अपना दम दिखाएगा। और आईटी अगर दम दिखाया तो चूंकि इसमें दिग्गज वेटेज वाले हैं तो निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो मतलब दारोमदार अब इसके ऊपर आ गया है, सेनापति इसको बनाया जाएगा। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सब रिजल्ट आ चुके हैं, अब आईटी को अपनी रियल दम दिखानी पड़ेगी। अभी कुछ खबरों का कोई भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि सारे बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये है रियल प्ले, आईटी का दम अगले हफ्ते हमें दिख सकता है। और वैसे भी काफी गिरा था तो इसमें एक मजबूती का ट्रेंड रह सकता है। लेकिन ये तो थे मार्केट वाले चार्ट। 2 चार्ट और सरवेन जी, सोने और चांदी की। सोने की कहानी जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी पिछले हफ्ते थ्रू चार्ट, एग्जैक्टली उसी जगह जाके पलटा है। मतलब क्या आइडिया था आपका कि 4400 से घूम जाएगा, और एग्जैक्टली देखिए आप 4420-30 गया था शायद, वहां से घूम गया। तो क्या ये जो आपने रेंज लिखी है 3300 से 4400, 3300 आने की संभावना है क्या? देखिए पूरा 3300 आए नहीं आए, बट यूजुअली इतने बड़े राइज के बाद करेक्शंस तो हमेशा आए हैं। तो थॉट आप यही लेके चलेंगे कि भाई करेक्शन आ सकता है, ठीक, और आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। और रिस्क हमने लास्ट टाइम खाली फ्लैग ऑफ क्या किया था, 3-4 साल बाद 3-4 साल हम गोल्ड सिल्वर में बुल रहे हैं, लेकिन जहां हमें रिस्क दिखा तो हमने उसको फ्लैग ऑफ किया कि देखिए गोल्ड जब भी 30-35% का एक रन 30% का एक रन 30-35% का एक रन कर लेता है, तो उसके बाद एक 3-6 महीने का साइडवेज करेक्शन तो जरूर आ सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रुपए नंबर्स में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, बट यस आई थिंक देखिए 4,000 का लेवल तो अभी देखिए आपका दिवाली के बाद रिटेस्ट हो गया, 4,000 तक हम चले गए थे नीचे में, तो 4,000 वाला लेवल ऑलमोस्ट रिटेस्ट करके आए हैं। और वो देखिए वो राउंड नंबर साइकोलॉजिकल मार्क है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 दिन से, दिवाली के बाद से 2 दिन से आप 2-4 दिन की लास्ट कैंडल देखेंगे
तो आप 4,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्कर इसके लिए हो जाएगा इस हफ्ते के लिए कि 4,000 अगर होल्ड करता है तो इन्हीं एरियाज में 4,000 से लेके 4150-4200 वाली रेंज में भी हफ्ता 10 दिन ट्रेड कर ले। बट 4,000 इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा अब ये हो गई है कि भाई इसके नीचे शॉर्ट टर्म बेरिशनेस आ जाएगी। फिलहाल तो ट्रेंड अप है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बट अगर 4,000 टूटा तो पहला जो सेंध जो लग जाएगी एक साइकोलॉजिकल मार्क पे वो लग जाएगी अगर 4,000 के नीचे बंद आया। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा मार्कर अगले हफ्ते का ये है मंडे ट्यूसडे के लिए मैं ये देखूंगा कि 4,000 के नीचे तो बंद नहीं कर रहा किन्हीं कारणों से। वो अगर होता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हल्का सा वीक विकेट पे जाएगा और फिर आप ये बोल सकते हैं कि चलिए पूरा 3300 नहीं तो आई थिंक 3650-3700 तक का करेक्शन आ जाए। और वही हमने बोला था कि अगर 10-12% अगर गोल्ड 10-12-15% अगर करेक्शन करता है तो फिर हमने हमारे अगले चार्ट में थोड़ा ज्यादा बड़ा करेक्शन हो जाता है। तो आई थिंक विद इन दैट स्पेस आई थिंक अगर गोल्ड 12-15% का करेक्शन कर रहा है विच इज पॉसिबल, 4,000 आपका टूट जाए, जो कि सेटअप तो वेरी शॉर्ट टर्म में बन रहे हैं बट फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, तो 4,000 के लेवल को वॉच करिए। अगर वहां से वीकनेस आई तो और एक 6-7% मुझे लगता है और एक वीकनेस गोल्ड में आ सकती है। तो मोटा मोटा ये कि अगर 4,000 के नीचे बंद आया तो और $200-300 की कमजोरी आ सकती है। शॉर्ट टर्म बेरिश पैटर्न दिख रहा है अभी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि 4,000 के नीचे वो अगर क्लोजिंग देता है तब, अदरवाइज वो हो सकता है टाइम करेक्शन ले ले, उसी रेंज में घूमता रहे 4,041, 4,041, तो ये गोल्ड का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो दूसरा चार्ट है सरवीन जी वो है चांदी का। इसने भी हम लोगों ने कहा था कि ये बहुत ही बड़े करेक्शन को देख सकता है, जो कि इतिहास भी इसका बताता है, लेकिन इसने करेक्शन तो लिया सरवीन जी 54.5 से मेरे ख्याल में 4,800 तक आया है अभी, लेकिन उससे नीचे जा नहीं रहा, वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो इसकी क्या रेंज बन रही है और इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? देखिए इसमें कैश में बहुत मारामारी हुई थी, सब जगह पूरी दुनिया में कैश में इसको बाइंग करने की होड़ थी, तो कैश का चार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता भी है वैसे भी। देखिए अंडरलाइंग तो कैश ही है, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट चला गया था 53.70 ऑड, मतलब एक राउंड फिगर 54 पकड़ लीजिए, इसलिए मैंने राउंड फिगर 54 लिखा था। तो ये 27 से 54 गया था और बहुत फास्ट गया था। अप्रैल के बाद से 6 महीने में आपने इसको डबल कर लिया। तो अगर आप गोल्ड को लार्ज कैप मानते हैं तो आप सिल्वर को मिड कैप या स्मॉल कैप मान लीजिए, तो हाई बीटा है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट डबल हुआ था और जब भी इस तरह के फास्ट इसने जिसको बोलते हैं दौड़ लगाई है तो सुस्ताया है क्या, इनफैक्ट अच्छे करेक्शंस आए हैं। तो हमने अगर आप सबको मैं बोलूंगा सीक्वेंस में अगर आप जाके हमारे सारे पॉडकास्ट देखते हैं एक बार दोबारा, तो आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमने वो सेटअप दिखाया था कि इतने बड़े रन के बाद जब डिसअपॉइंट करता है तो चांदी 25 से 30% भी गिर जाता है 20 से 40 वर्किंग डेज में। तो इसमें वो क्षमता है कि दोनों तरफ बड़े मूव करने की, और बड़ा रेगुलर होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट 4 साल का डेटा देखेंगे 5 साल का, तो आपको दिखेगा 10-11 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां 20-25 दिन में 40 दिन में 20 से 25-30% करेक्शन एवरेज कर लेता है। तो वही रिस्क हमने फ्लैग ऑफ किया था। तो 54 से 48 15% तो आप तकरीबन कर लिया आपने, 12%, सॉरी मिस्टेक, तो 12-13% तो आपने ऑलरेडी करेक्शन एक आपने कर ही लिया है यहाँ पे। तो और मुझे लगता है कि अगर गोल्ड में वो रिमेनिंग 7% बाकी है तो यहाँ 10-12% आप और आपने 12% के करीब कर लिया है। 12% मुझे लगता है 10-12% और जगह बन जाएगी। बट मैं सारा दारोमदार गोल्ड के ऊपर फिक्स कर रहा हूं कि गोल्ड के साथ ही ये चलने की कोशिश करेगा। तो गोल्ड 4,000 इंपॉर्टेंट, और अगर वो टूटता है तो आई थिंक सिल्वर में भी ये करेक्शन थोड़ा और गहरा हो सकता है और एक 10-12% यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। दूसरी बड़ी बात, अब आपके अगले हफ्ते में मंथली क्लोजेस भी आएंगे तो उनको भी वॉच आउट करेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 50 का साइकोलॉजिकल जो मार्क था सिल्वर के लिए, वहां पे रिजेक्शन आ गया है। 50 के ऊपर तो गया इंट्रा वीक, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आई। अब यही चीज अगर मंथ में हो गई कि इंट्रा मंथ 50 के ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया, तो तब मैं मानूंगा, तब मुझे लगेगा कि थोड़ा ज्यादा खराब पैटर्न्स बन जाएंगे। तो मंथली में आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप मंथली में 50 के ऊपर बंद कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो शैडो बड़ी बन गई मंथली कैंडल में तो एक थोड़ा सा मेरे को लगता है वीकली और मंथली दोनों में थोड़े से बेरिश पैटर्न्स बने रहेंगे। तो फिर आपको लगता है कि टाइम वाइज, जैसे आपने बोला, 3-6 महीने के लिए इनका फ्लेवर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कंसेंसस, जैसे मैंने बोला ना, ग्लोबल कंसेंसस स्पेशली सिल्वर में जो बना था और जो कैश मार्केट फ्यूचर से बहुत आगे चला गया था, बहुत बड़ा बैकवर्डेशन आपको देखने के लिए मिल गया था। आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने अपने 20-25 साल के करियर में
इतना बड़ा बैकवर्डेशन कभी गोल्ड सिल्वर में देखा हो। तो एक यूनिक इवेंट खत्म हुआ है ऐसा तो हम मान सकते हैं, क्योंकि एक यूनिक सेंटिमेंट इवेंट यहाँ पे खत्म हुआ, ये तो डेफिनेटली हम मान सकते हैं। अगर मंथली कैंडल्स ऐसे शार्प शेडोज के साथ बन गए तो 5 दिन बाकी हैं, वो भी हम देखेंगे और उसको हम तो अपडेट भी करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट जनरली में। मतलब गोल्ड के लिए भी होगा कि 4,000 मंथली क्लोजिंग 4,000 के ऊपर ही होनी चाहिए, जी और बिल्कुल, इस है ना, जी बिल्कुल। उसी से 50 बनेगा। 50 का राउंड फिगर दूसरा सिल्वर और 4000 गोल्ड के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट ड्राइवर होगा, क्योंकि हाईएस्ट मंथली क्लोजेस के आसपास आप हैं, और अगर आपने साइकोलॉजिकल मार्क्स को पकड़ के रखा तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 महीना टाइम और बुल्स को मिल जाएगा। देखिए ये होता है फाइट कैंडल को बनाने का। बुल्स को अगर 1 महीना और टाइम बाय आउट करना है तो मुझे लगता है कि 50 चांदी और 4000 गोल्ड आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका पलड़ा भारी रहे नवंबर के महीने में, तो आप ये दोनों साइकोलॉजिकल मार्क्स को डेफिनेटली होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे और इतिहास में चले जाएंगे। बहुत सारे फंड्स जो मंथली क्लोजेस देखते हैं, मंथ ऑन मंथ बाजारों को ट्रैक करते हैं, उनके लिए वो रीडिंग्स आ जाएंगी कि भाई एक्स वाई जी तो गोल्ड 4000 के ऊपर और सिल्वर 50,000 के 50 के ऊपर, ये दो बड़े इवेंट होंगे मेरे हिसाब से। तो ये ब्रिज भी हम तभी क्रॉस करेंगे जब ये हो जाएगा। तो 5-6 वर्किंग डे अभी और बाकी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, चार्ट में क्या एक सिंपल रूल ऐसा होता है कि जैसे 100% ये चला, जी 27 से 54 गया, सीधे सीधे दुगना हो गया, तो जब जी रिट्रेसमेंट होता है तो 25% तक का रिट्रेसमेंट तो अलाउड है? बिल्कुल। इस लेग का आप 50% भी रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। कोई कोई मेरे हिसाब से कोई 50% रिट्रेसमेंट तो सिल्वर के लिए बहुत नॉर्मल है। सिल्वर अपने स्विंग्स का 50% रिट्रेसमेंट तो बहुत नॉर्मली कर लेता है। कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी रेगुलर फिनोमिनन, बहुत आराम से कर लेता है। तो अगर आप मुझे इस स्विंग का 50% बोले तो आई थिंक 41 के आसपास है। तो आई थिंक 41-44 लेवल्स तो बड़े आराम से आ सकते हैं। 25-30% के करेक्शन के रेंज में ही आते हैं। तो 41 से 44 में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बट यू शुड नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज वो सिल्वर का नॉर्मल बिहेवियर है। 20 से 25-30% करेक्शन सिल्वर का एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। हर 6-12 महीने पे होता ही है एक बार, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर हो जाएगा। ओके, ये हाईली लाइकली। वैसे भी दोनों के चार्ट वैसे दिख ही रहे थे जी कि क्या बनने वाला है। तो जी अब ये बताइए कि फाइनली ये माना जाए कि अगले हफ्ते में एक तरीके से टसल है, टग ऑफ वॉर होगा अपनी अपनी तरफ खींचने का, इंडेक्स को लेकर के, निफ्टी का और उनका। जी लेकिन उसमें एक जो एक्स फैक्टर वो आप करो आईटी हो सकता है। बैंक वाला तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैंक में तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है वो, और वहां पे अब बहुत ज्यादा खबरें वबरें आ जाती बीच बीच में, तो शायद कुछ हो जाता। अदरवाइज इंडेक्स स्टिल वो बहुत दम नहीं लगता। तो क्या आईटी ही इसका एक, क्या कहें उसको, एक्स फैक्टर हो गया, राइजिंग स्टार हो गया कि वही खींच लेगा? देखिए आईटी और मेटल्स, जो हमने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी मेटल्स को भी क्या उसको किया, क्योंकि मेटल्स ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में है। नए ऑल टाइम है, नया मार ऑलमोस्ट मार ही दिया है। मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। निफ्टी मेटल हाँ। ब्लू स्काई टेरिटरी में है तकरीबन, और अभी तक डिसाइसिव ब्रेकआउट, देखिए डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ है कि मतलब एक शार्प कैंडल विद वॉल्यूम बनी हो, वो इस वीक में भी नहीं हुआ। ओवरऑल बाजारों के लिए भी और वैसे भी एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट अभी तक किसी किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर बाजार ने चलना है तो निफ्टी आईटी को भी अपना वो ब्रेकआउट करना पड़ेगा ओवरसोल्ड जोन से, और निफ्टी मेटल उन ओवरबॉट जोनों से या ब्लू स्काई टेरिटरी से आगे ब्रेकआउट करेगा। तो आई थिंक अगर आप बोलोगे तो मुझे लगता है दोनों फ्लेवर ले लीजिए। एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस जो ऑल टाइम हाइज बना रहा है वो निफ्टी मेटल, उसमें कलर आना चाहिए, और निफ्टी आईटी को उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। ये दोनों अगर एक दूसरे के कारक बन जाएंगे तो ये अगले वीक में आपको डेफिनेटली निफ्टी और निफ्टी 500 में कुछ अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा। और हम लोग चूंकि ये खेल हो जाता इसी हफ्ते, अगर ज्यादा छोटा वीक नहीं होता तो। अब जी अगले हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा। तो होपफुली, हालांकि मेरी अंदर से आवाज कह रही है कि एक बार तो न्यू हाई मारना चाहिए। बाकी देखिए हालांकि एक एक बात कहूँ सरवेंद, मुझे जी ऐसा पता नहीं क्यों बार बार ये फील होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आके ऊपर से रोक देती है। इतना पॉजिटिव सा माहौल बना हुआ था और एकदम से रुक गया। तो सर, ये कुछ तो अदृश्य शक्ति कोई नहीं है इसमें। अदृश्य शक्ति कोई नहीं है, फिजिकल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। मतलब एक पलड़े का शेयर होल्डिंग इंडिया में कम होते जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो सही जाएंगे लॉन्ग रन में, कि हम सही जाएंगे, डीआई सही जाएंगे कि एफआई सही जाएंगे, बट वो बड़ी फाइट तो उनके बीच में ही है, क्योंकि बड़ा पैसा उन्हीं
के पास बड़ा पैसा है, एक के पास बड़ा माल है। तो बड़ा माल वाला भी कहीं आके ऊपर में माल तो बेच ही रहा है अपना। आप किसी भी चीज को, आप निफ्टी मेटल को ही ले लीजिए, 12-18 महीने से अगर मान लीजिए एक लेवल पे रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, इसीलिए उसको आप रोक पा रहे हो। अब जिस दिन वो शेयर खत्म हो गए, देखिए अब जिस दिन वो सेलिंग खत्म हो गई, तो आपको फटाक करके एक बड़ा ब्रेकआउट स्प्रिंग में से जैसे बाजार निकलता है वो मिल सकता है। या अगर कहीं गलती से शेयर्स तो रह गए और जिनके पास पैसे लेने की क्षमता है और उन्होंने बोला कि नहीं अभी रुकते हैं बाद में लेते हैं, तो बाजार नीचे ढलक जाएगा। तो आई थिंक वो जो लड़ाई है वो एकदम क्रिटिकल फेज पे है। और मैं हमेशा मानता हूं कि देखिए बाजार रेंज बाउंड 26 हफ्ते से था, माफ कीजिएगा 25-26 हफ्ते से निफ्टी रेंज बाउंड था, तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसको 26 हफ्ते के ब्रेकआउट को मैच्योर होने के लिए आप 1-2 हफ्ता तो दे ही सकते हैं पेशेंस से। लेकिन अगर अगले हफ्ते में भी ठीक से नहीं चला, देन आई विल बी वरिड। अगर अगले हफ्ते भी ठीक से बाजार नहीं चला और मोमेंटम नहीं पकड़ा, तो मैं डेफिनेटली चिंता करने लगूंगा कि भाई इतने बड़े ब्रेकआउट में आप मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबके लिए, इक्विटीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, सबके लिए। क्योंकि आप बॉन्ड यील्ड्स को भी नीचे नहीं ले गए, रेट कट आएगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स तो कूल ऑफ नहीं हो रही ना, यूएस की भी 4 के नीचे किन्हीं भी काट। और अभी आज तो उनका इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, तो वहां पे भी लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन थोड़ा 3-1% का डेटा आ गया उनका, कि भाई इन्फ्लेशन भी वहां बढ़ रहा है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, कमोडिटीज के लिए, इक्विटीज के लिए, कमोडिटीज के लिए। तो चलिए खैर, अब इस पर नजर रहेगी हम लोगों की, और उम्मीद तो दुनिया कायम है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन चार्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि मार्केट का क्या तस्वीर बन सकती है। तो नेक्स्ट वीक एक बार फिर से जोर आजमाइश होगी। अगर टूट गया, अदरवाइज बहुत सारे इवेंट लाइंड अप है सरवेन जी, अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट हैं। वो 1 तारीख भी याद रखिएगा नवंबर की, भूलिएगा मत, चाइना पर 100% टैरिफ, अभी उसमें यूटर्न हुआ नहीं है ना, वो है। और फेड की मीटिंग आने वाली है, इधर 30 तारीख को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो पता नहीं कब उसमें से क्या चीज फ्लेयर अप हो जाए, वी डोंट नो। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या बनता हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि नेक्स्ट वीक क्या क्या दिख रहा है। और आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो बताया था, जो मार्केट में बताया था, बिल्कुल वैसा ही चार्ट बता रहा है। चार्ट तो खैर डेटा ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार शोज के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही चार्ट के साथ।